जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम मानसून की तीसरी क्लास लेकर आ चुके हैं बच्चे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ की पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो या अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बच्चे आपको बता दूँ कि इससे कई बार होता है कि नहीं, बच्चे सोचते हैं कि यार हमको उतना पढ़ना जितना एग्ज़ाम में आना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हाँ, बच्चे उतना पढ़ना जितना एग्ज़ाम में आना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मानसून एक बहुत अच्छा टॉपिक है। भले ही आपको जो है ये ऑप्शनल में देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर ये वनडे एग्ज़ाम में भी देखने को छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमको समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम पढ़ने वाले बच्चे हैं तो हमें सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी देख रहे होंगे, जैसे मई चल रहा है, मई के बाद जून आएगा, तो जून के फर्स्ट वीक में ही, फर्स्ट सप्ताह में ही, या जून के अंतिम सप्ताह में, जून की अंतिम तारीख तक ही मानसून जो है भारत में प्रवेश कर जाता है। तो मानसून के बारे में हमें जानना चाहिए कि मानसून क्या होता है। तो मैं इसके बारे में 2 क्लास कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको सारी चीज़ें। मैं पिछली क्लास में बताया था कि मानसून की उत्पत्ति कैसी होती है, क्या रीजन होता है। आज क्लास में मैं बच्चे बताऊंगा कि मानसून की जो उत्पत्ति हो गई, ठीक है, उसमें पूर्वी जो जेट स्ट्रीम थी, उन्हें उसको क्या कहते हैं, उसका भारत पर कहाँ कहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है और क्या कहते हैं। आज के बारे में आज की क्लास में ये भी बताऊंगा कि ITCZ क्या होता है। आज इसको डीप में हम बताएंगे, डीप में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम ITCZ के बारे में बताया था, लेकिन मैंने डीप में नहीं बताया था, मतलब साइज कुछ की पॉइंट्स इसके रह गए थे। और आज जो मानसून ब्रस्ट होता है, मानसून स्फोट क्या होता है, उसके बारे में बताऊंगा। 3 की पॉइंट को मैं मेजरली लेकर चलूँगा आज, और इसके बारे में मैं जल्दी से जो है आपको सारी चीज़ बता दूंगा। इसके बाद एक क्लास में मैं आपको एल नीनो और ला लीनो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी इससे कई बार पूछा जाता है कि एल नीनो कहाँ की धारा से आता है, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से, कौन सी करंट के द्वारा, कौन सी जो करंट होती है, ठीक है ना, जो आप जैसे मान लीजिए जब ज्योग्राफी में आप आते हैं तो उसमें चर्चा करते हैं कि धाराएं कौन सी करंट होती है ना। तो जो धाराएं आपने पढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, करंट जो कि जल धाराएँ होती हैं, गर्म जल धारा, ठंडी जल धाराएँ होती हैं, ठीक है ना, हॉट और कोल्ड करंट होती हैं, उनके बारे में कौन सी करंट इस पर प्रभावी होती है, पेरू की जल धारा क्या है, तो इसमें सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ला लीनो से भारत में वर्षा होती है कि नहीं होती है, किस में क्या सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है, कई बार प्रश्न डायरेक्टली पूछ लेता है बच्चे। तो इसको मैं जो है बताऊँगा अगली क्लास में। 2 3 4 क्लासेस की रहेंगी मैक्सिमम, अगर रहेगा तो 5वीं क्लास, क्योंकि मैं छोटी छोटी क्लास लेता हूँ बच्चे, और कॉन्सेप्ट को ऐसा क्लियर करता हूँ कि जिससे बच्चे दोबारा जो है उसको दिक्कत ना जाए। और बिना किसी बकवास के मैं आज की जो है क्लास को जो मेन टॉपिक पर आता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं इसके पहले बच्चे बता चुका था आपको, जो है पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात कर रहा था। तो मैं जब पूर्वी जेट के बारे में बता रहा था मैं, ठीक है। पहला पॉइंट हम उठाएंगे पूर्वी जेट। तो मैं पूर्वी जेट के बारे में बच्चे बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले मैं बता चुका था कि क्या होता है जब सूर्य उत्तरायण होता है। तो उत्तरायण होता है तो जो उत्तर भारत में जो मतलब भारत की जो पछुआ पवनें हैं, उपोष्ण पवनें होती हैं, वो क्या कर देती हैं, वो क्या कर्क रेखा को पार करके, उत्तरी मतलब हिमालय को पार करके तिब्बत की ओर चली जाती है। तिब्बत में क्या होता है, तिब्बत का जो पठार है प्री कैम्ब्रियन युग का है। कैसा पठार है, प्री कैम्ब्रियन युग का पठार है, जो कि ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना हुआ है। ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें ऐसी चट्टानें होती हैं जिनका एल्बिडो कम होता है। बच्चे बस समझना, एल्बिडो कम होता है। मैंने बताया अगर एल्बिडो कम होगा, मतलब एल्बिडो, परफेक्ट एल्बिडो क्या होता है कि जितना टेम्परेचर ले, जितनी ऊर्जा ग्रहण कर उतनी ऊर्जा वापस कर दे, उसे कहते हैं परफेक्ट एल्बिडो, ठीक है ना। ऐसी सतह को एल्बिडो कहते हैं। जो ऊर्जा को, जो जितनी भी एनर्जी आ रही है, मान रेडिएशन, सूर्य का रेडिएशन आता है, उसको परिवर्तित कर देता है, वो सतह रेडिएशन उस क्षेत्र का क्या कहलाती है, उस सतह का एल्बिडो कहलाता है। तो इसका एल्बिडो कम होता है। जिसका एल्बिडो कम होगा वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, उतनी ऊर्जा को वो जो है अपने ऊपर अपने अंदर संचित कर लेगा। तो जब मैं तिब्बत के पठार की बात करूंगा तो वहाँ से जो यहाँ व्यापारिक उपोष्ण पवनें हैं, उपोष्ण पछुआ पवनें हैं, ये जब हिमालय को क्रॉस करके पहुँच जाती है उधर साइड में, तो वहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है और वहाँ पे हीट सिंक जोन बन जाता है। क्या बन जाता है, हीट सिंक जोन, क्योंकि ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें होती हैं जो प्री कैम्ब्रियन युग की हैं तिब्बत के पठार में। वहाँ पे लो टेम्परेचर जनरेट होता है और ऊपर की ओर जब एयर जाती है, ऊपर उठ के जाती है, तो जब वो क्षोभ सीमा पर पहुँचती है, क्षोभ मंडल में, तो क्षोभ सीमा के बाद क्या होता है, वहाँ टेम्परेचर घटने लगता है, तो वहाँ प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और नीचे प्रेशर कम है, तो वहाँ से फिर बाहर की ओर हवा बाहर आने लगती है, जिसे कहते हैं प्रचक्रवाती दिशा, वहाँ पर परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर हाई प्रेशर रहता है, नीचे लो प्रेशर रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ की गर्म हवा है, ऊपर ठंडी हवा है, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो एयर क्या करती है, उसका दिशा परिवर्तन हो जाता है। मैं बताया था दिशा परिवर्तन जब हो जाता है बच्चे, मैं बताया था कि यहाँ से एयर उठी, यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर के बाद जब ऊपर एयर उठी, यहाँ पे क्या हाई प्रेशर है, क्योंकि क्षोभ सीमा है, क्या है बच्चे, क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर का क्षेत्र आया है, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है। जब टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं ये भी आपको बता चुका था, टी और अपन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको मैं बता चुका था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जब एयर ऊपर उठी तो इसका दिशा परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रचक्रवाती धाराएं, प्रचक्रवात उत्पन्न हो जाता है। प्रचक्रवाती दिशा को बदलने वाला जो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बैठा हुआ रहता है, वो उसकी दिशा को बदल देता है। जब ये दिशा परिवर्तन, जब ये यहाँ से जाके बदल जाती है इसकी दिशा, जब ये फिर से वापस पीछे आने लगता है, जहाँ मतलब ऊपर की ओर जाने के बाद नीचे की ओर आने लगता है, तो इसे कहते हैं पूर्वी जट कहते हैं। मुख्यतः ये पूर्वी जट कहाँ से आई है? क्षोभमंडलीय पवन होती है। क्या होती है बच्चे? पूर्वी जट जो होती हैं बच्चे, पूर्वी जट होती है, क्षोभमंडलीय पवनें होती है। क्या होती है बच्चे? क्षोभमंडलीय पवन होती है। इस बात को दिमाग में रखना है कि ये क्या होती है? क्षोभमंडलीय पवनें होती है। इतना मैं आपको बता चुका था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या होती है, पहली बात बता देता हूँ, ये क्या होती है? क्षोभमंडलीय पवनें होती हैं, क्षोभमंडलीय, ठीक है। कम लिखूंगा, बताऊंगा जाएगा, क्षोभमंडलीय पवन। तो क्षोभमंडलीय पवनें होती हैं बच्चे, ठीक है। इसके बाद जब क्षोभमंडलीय पवनें होती, क्षोभ सीमा से आती हैं, क्षोभमंडलीय पवनें होती हैं, तो मैं इसके बारे में बताया था। ये क्या होती हैं? ये मानसून स्फोट जो होता है, मैं अभी आऊँगा इस मतलब ये जो पॉइंट है इस पे आऊँगा। इसके पहले मैं बता दूं कि ये मानसून स्फोट का कारण बनती है। क्या बनती है? मानसून स्फोट का कारण बनती है। मतलब मानसून स्फोट क्या होता है मैं बताऊंगा कि जैसे ही मानसून जो हो जाता है केरला मालाबार तट में प्रवेश करता है, अचानक मानसून का प्रवेश करना ही मानसून स्फोट या ब्रस्ट कहलाता है। मैं इसके बारे में जो है अभी डीप में चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वही स्फोट होता है। तो मानसून स्फोट का कारण कौन बनता है? पूर्वी जट बनती है, जिसे क्या कहते हैं? क्षोभमंडलीय पवनें कहते हैं। कई बार एग्जाम में आया है कि क्षोभमंडलीय पवनें निम्न में से किस पवन को कहते हैं? क्षोभमंडलीय पवन निम्न में से किससे संबंधित है? पूर्वी जट, पश्चिमी जट, गर्म जट, ऐसे करके जो है पश्चिमी विक्षोभ, निम्न में से कोई नहीं, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देता है और बच्चों को टिक करना पड़ता है कि ये क्षोभमंडलीय पवनें क्या होती हैं। ये क्षोभमंडलीय पवन ही क्या होती है? पूर्वी जट होती है, ठीक है ना। इस बात को दिमाग में रखना, पूर्वी जट होती है। इसको आपको दिमाग में रखना बच्चे, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं बता दूं कि ITCZ जो होता है, एक दूसरे से सब रिलेटेड है। ITCZ जो होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो होता है, ITCZ को जो उत्तर दक्षिण दिशा में इसका विस्थापन होता है, जो कि जैसे मान लीजिए जब सूर्य उत्तरायण होता है तो जुलाई तक क्या होता है? ITCZ 20 से 25 नॉर्थ डिग्री में क्या होता है? इसका विस्थापन हो जाता है, इसके मध्य में रहता है, 20 से 25 डिग्री नॉर्थ मतलब लैटिट्यूड में रहता है। तो जो इसका विस्थापन होता है उत्तर दक्षिण की ओर, जो इसका विस्थापन होता है ITCZ का, किसकी वजह से होता है? इसी पूर्वी जट की वजह से होता है, जिसे जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं, जिसे जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं, ठीक है। पूर्वी जट या जेट स्ट्रीम क्या बोलते हैं बच्चे? जेट स्ट्रीम। इसी जेट स्ट्रीम की वजह से ही क्या होता है? ITCZ का उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर, कैसे? उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर, मतलब इसका विस्थापन होता है। इस बात को दिमाग में रखना है। और ये उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जैसे मान लो विस्थापित हो गई या फिर उत्तर की ओर, तो इसका नियंत्रण भी यही करता है। उसका विस्थापन होने पे, नियंत्रण करने पे ITCZ को इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ वर्षा, अगर जो अपने भारत में मानसूनी जो वर्षा होती है, वर्षा को नियंत्रित करती है, वर्षा की मात्रा को भी ये पूर्वी जट नियंत्रित करती है। क्या बच्चे नियंत्रित करती है? पूर्वी जट क्या करती है? वर्षा की मात्रा को भी नियंत्रित करती है, ठीक है ना। वर्षा की मात्रा को भी नियंत्रित करती है। इस बात को दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। ये भी आपको समझ लेना कि क्षोभमंडलीय पवन जो होते हैं पूर्वी जट, वर्षा की मात्रा को भी नियंत्रित करती हैं। ये आपको समझ लेना है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट और बता दूँ, कभी कभी क्या होता है कि अल नीनो का मौसम भारत में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है? अल नीनो का मौसम भारत में आ जाता है। क्या आता है? अल नीनो को भी नियंत्रित करती है। समझ लीजिए बात को, अल नीनो को भी नियंत्रित करती है। क्या कर देती है? कंट्रोल कर देती है, नियंत्रित करती है। कैसे? अल नीनो, जब कभी अल नीनो का मौसम आ जाता है तो अल नीनो का मतलब होता, आज से मैंने बताया था, अल नीनो, ला नीनो। ला माने लाओ, बारिश को लाओ, इतना लाओ कि तूफान आ जाए, और जो यहाँ पे जो है तूफान आ जाए, मतलब यहाँ पे बाढ़ आ जाए। लाओ पानी जितना आना चाहे, मानसून आओ, पानी लाओ, इतना लाओ कि यहाँ पे बाढ़ आ जाए। अल नीनो मतलब इसका अपोजिट हो गया। आज से क्या होता है? साधारण, असाधारण कहते हैं ना, साधारण पर्सन है, ये असाधारण है, मतलब अपोजिट हो गया। उसी प्रकार ला नीनो का अल नीनो से अपोजिट कर दो तो बारिश नहीं होना, मतलब सूखा पड़ जाना, उसे अल नीनो कहते हैं। जब अल नीनो का वर्ष रहता है बच्चे, 10 साल में तकरीबन आता है, तो अल नीनो के वर्ष में क्या होता है देखने को मिलता है बच्चे कि अल नीनो के वर्ष में वहाँ पे बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है। तो अल नीनो पर विपरीत प्रभाव डालता है, मतलब जो मानसून कमज़ोर हो जाता है उसको कमज़ोर नहीं होने देता, उसको वो स्ट्रॉन्ग कर देता है। किसकी वजह से? पूर्वी जट पवनें, ठीक है, जिन्हें कहते हैं क्षोभमंडलीय पवनें कहते हैं। ये क्या कर देती हैं? मानसून पवनों, मतलब जो
मानसून कमज़ोर हो गया जिसकी वजह से वर्षा नहीं होगी क्योंकि एल नीनो आ गया है, वो उसको कमज़ोर नहीं होने देता, उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कह दिया हमने भविष्यवाणी की, मतलब भविष्यवाणी कह सकते हैं, मेट डिपार्टमेंट ने भी बताया कल 2 दिन पहले बताया कि 2-3 दिन यूपी में इन जिलों में बारिश होगी, क्योंकि वो जो है सैटेलाइट के द्वारा पता कर लेते हैं ऐसा होने वाला, क्योंकि मानसून नहीं, मानसून पूर्व वर्षा हो रही है, तो उन्होंने बता दिया। तो मान लीजिए मेट डिपार्टमेंट ने कह दिया कि भैया मतलब मौसम विज्ञान ने विभाग ने कहा कि ऐसे ऐसे होने वाला है, बारिश होने वाली है, बारिश नहीं होगी, एल नीनो आ चुका है, बारिश नहीं होगी, भारत में एल नीनो प्रवेश कर चुका है, इस साल बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ जाएगा, कई बार आपने देखा होगा। लेकिन बीच में बारिश हो गई, तो उसका रीज़न क्या निकल के आएगा? उसका रीज़न यही निकल के आएगा बच्चे कि पूर्वी जेट मतलब जेट स्ट्रीम धाराएं हैं, जेट स्ट्रीम पवने हैं, उनकी वजह से एल नीनो का वर्ष होते हुए भी बारिश हो गई। तो यहाँ पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, एल नीनो को नियंत्रित करता है, एल नीनो को जो है इसके प्रभाव को कम कर देता है। कौन? पूर्वी जेट कर देता है। तो ऐसे प्रश्न अगर पूछ ले आपसे कि एल नीनो की वजह से क्या क्या होता है, एल नीनो का मतलब एल नीनो के प्रभाव कौन कम कर देता है, तो वो कौन रहेगा? पूर्वी जेट रहेगा। ठीक है बच्चे, इस बात को दिमाग में रखना है कि वो क्या रहेगा? पूर्वी जेट रहेगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि बच्चे यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आगे होंगी। ठीक है, तो कई बार होता है कि जो है हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या कर देता है कि ITCZ को बहुत नियंत्रित कर देता है। मैंने बताया था ना पिछली बार, अभी बताया था आपको कि ITCZ को यह नियंत्रित कर देता है, मतलब उत्तरी की ओर जाना, दक्षिण की ओर जाना है, तो इसको नियंत्रित कंट्रोल करने का काम कौन कर देता है? यही जेट स्ट्रीम करता है। जिससे क्या होता है, उस क्षेत्र में भारी बारिश हो जाती है। भारी बारिश मतलब वर्षा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये मैं बता चुका था आपको। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको इरेज करूँगा और दूसरे पॉइंट पर आपको बढ़ूँगा और दूसरा पॉइंट आपको डिस्कस करके बताऊँगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया बच्चे, अब दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ITCZ। क्या बात कर लेते हैं हम लोग? ITCZ। ठीक, इसका नाम फुल फॉर्म बता दो तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इंग्लिश फ्लो कंजूक, इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है बच्चे, हम इतना जो है इंग्लिश में हम लोग जो इतना वो नहीं बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन दोनों को बैलेंस बना के चलते हैं। तो इस बात को दिमाग में रखना, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। ठीक है ना, तो मैं आपके बच्चे की बता रहा था इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। हाँ, एक डायग्राम बना दूंगा ताकि आपको चीज़ जल्दी आसानी समझ में आ जाए। ये अर्थ है, ये क्या हो गया? अर्थ हो गया। यहाँ पे जो है थोड़ा सा यह हाईलाइटेड नहीं है, एक मिनट, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा ना, थोड़ा इंक डाल लेते हैं तो सही रहेगा। हाँ, ये मान लीजिए ये बच्चे क्या हो गई, ये विषुवत रेखा है, मतलब ठीक है ना, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसके ऊपर कर्क रेखा रहती है और ये मकर रेखा रहती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ नॉर्थ। अब यहाँ से जब व्यापारिक पवनें चलती हैं, क्या चलती हैं? ये क्या करती है? नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं, सॉरी साउथ से नॉर्थ की और नॉर्थ से साउथ की ओर, ऐसे करके चलती हैं। ठीक है ना, दोनों भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं और यहाँ पे जाके दोनों मिल जाती हैं आके। ठीक है ना, व्यापारिक पवनें चलती हैं और व्यापारिक पवनें कहाँ मिल जाती हैं आगे बच्चे, एक बार बता देता हूँ मैं। अब ये व्यापारिक पवनें यहाँ चली बच्चे, ठीक है ना, ये व्यापारिक पवनें, और यहाँ पे आके दोनों पवनें मिल गई यहाँ की। ये इसका क्या कहलाएगा? दोनों व्यापारिक पवनें, मतलब उत्तर की व्यापारिक पवनें और दक्षिण की व्यापारिक पवनें भूमध्य सागर की ओर चलती हैं, और जब जाके दोनों एक स्थान पर मिलती हैं उसे अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, वो उसका अभिसरण क्षेत्र संपर्क क्षेत्र कहलाता है। दोनों व्यापारिक पवनें एक दूसरे, जब दोनों व्यापारिक पवनें उत्तर दक्षिण की एक दूसरे संपर्क करती हैं तो अभिसरण क्षेत्र कहलाता है, संपर्क क्षेत्र कहलाता है। जब यह संपर्क क्षेत्र स्थापित हो जाएगा इसे क्या कहेंगे? संपर्क क्षेत्र। ठीक है, और यही संपर्क क्षेत्र निम्न दाब का क्षेत्र होता है। क्या होता है बच्चे? निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यही क्या होता है बच्चे? निम्न दाब का क्षेत्र होता है। या इस बात को दिमाग में रखना, इसी संपर्क क्षेत्र को क्या कहेंगे? निम्न दाब का क्षेत्र कहेंगे। ठीक है ना, ये घटना कब घटती है? ठीक है, ये विषुवतीय रेखा पर दोनों गोलार्धों से आने वाली पवनों की दर होती है। तो अब क्या होता है कि निम्न दाब का क्षेत्र स्थापित हो गया। जब सूर्य उत्तरायण जाता है, जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाएगा, अभी देखो उत्तरायण हो रहा है 21 जून तक, तो सूर्य उत्तरायण की ओर जब आएगा तो इसमें जो ये मान लीजिए ये जो बन गया निम्न दाब का क्षेत्र, जो यही बन गया, ये संपर्क क्षेत्र निम्न दाब का क्षेत्र बन गए, इसे बोलते हैं ITCZ। अब ये क्या करेगा?
अब जब सूर्य उत्तरायण हो रहा है तो ये भी विस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तर की ओर विस्थापित हो जाएगा या दक्षिण की ओर विस्थापित हो जाएगा। इसी को नियंत्रित करने का काम कौन कर देता है? पूर्वी जेट करती हैं। ठीक है, इसे नियंत्रित करना, कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? पूर्वी जेट करेंगी। जब ये उत्तर की ओर विस्थापित होगा या दक्षिण की ओर विस्थापित होगा तो ये जब जुलाई तक पहुँचते होते, मौसम जब जुलाई की ओर लगभग पहुँचेगा तब क्या होगा कि ये 20 से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच में जो है, मध्य के बीच 20 से 25 डिग्री अक्षांश के मध्य हमेशा रहता है जुलाई पहुँचने तक। ठीक है ना, इस बात को दिमाग में रखना है। जब ये मान लीजिए जुलाई, अब मैं भारत की बात करूँगा, जब भारत में मान लीजिए ऊपर क्या रहता है, अब मैं भारत में थोड़ा सा इस मैप में नहीं जाऊँगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ समझना पड़ता है बच्चे। चीज़ें जब समझोगे आप तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आसानी चीज़ समझ में आ जाएंगी। क्योंकि क्या होता है ना बच्चे, थोड़ा सा चीज़ें जब समझते हैं हम लोग, ये मैप बन गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, मैप है ये हमारा, क्या है ये रहता है, रहता है 84 3 76 हम लोग पढ़ते हैं इसको। अच्छा, 87 97 25 ऐसे हम लोग याद कर लिए थे। डिग्री होता है, ये होता है मिनट। ठीक है, इतना समझना। अब मान लीजिए मैं बता रहा था कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, कर्क रेखा ये, अब यहाँ पे एक मिनट, कर्क रेखा 23.5 डिग्री निकल गई, 23.5 डिग्री कर्क रेखा यहाँ से निकलती है ना, 23.5 डिग्री। आप समझ 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है ना, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इस बात को दिमाग में रखना है। अब क्या होगा बच्चे, दिमाग में रखना, अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने बताया कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, ठीक है ना, अब यहाँ पे कहीं ये जो है ये बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे 0 डिग्री रहेगा, यहाँ पे 0 डिग्री, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा नीचे बच्चे, 0 डिग्री, 8 डिग्री यहाँ पे है, 8 डिग्री ये 0 डिग्री। अब वहीं पे जो है दोनों रेखाएं जब मिलेंगी, जो दोनों मिलेंगी, अब जब सूर्य उत्तरायण होगा तो ये क्या कहते हैं, सूर्य उत्तरायण में जुलाई तक लगभग ITCZ क्या होता है, 20 से 25 के बीच में रहेगा। अब ये 23 है तो मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए रहेगा ये, यहाँ पे अगर मान लीजिए क्या है, ITCZ है, क्या है ITCZ, निम्न दाब का क्षेत्र है। क्या कहते हैं इसे, निम्न दाब का, वो संपर्क क्षेत्र जो होता है, निम्न दाब का क्षेत्र। इसकी वजह से क्या होता है, यही तिब्बत के पठार में, यहीं पर क्या होता है, तिब्बत, पमीर नहीं, तिब्बत के पठार में क्या होता है, निम्न क्या होता है, हीट सिंक जोन, मतलब यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र विस्थापित कर देता है। कौन, ITCZ। जब यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र, निम्न दाब मतलब लो प्रेशर का क्षेत्र, लो प्रेशर का क्षेत्र इसकी वजह से स्थापित हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, पवनें ऊपर उठेंगी, वही क्रिया, वही प्रोसेस। ठीक है ना, ऐसा समझो कि व्यापारिक पवनें, जब ये मान लीजिए उत्तर की ओर थोड़ा विस्थापित होगा, सूर्य उत्तरायण हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये ऊपर की ओर विस्थापित होगा, व्यापारिक पवनें ऊपर की ओर हिमालय क्रॉस करके चली जाएंगी। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे मानसून द्रोणी बोलते हैं। इस समय जब जुलाई के समय इसको क्या बोलेंगे, जुलाई कब बोलेंगे इसको, जुलाई के समय इसको क्या बोलेंगे, मानसून द्रोणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये इसका जो उस समय जो पोजीशन रहती है उसकी, शिमला महानदी के नाम से जानी जाती है। क्या माना जाता है, शिमला महानदी होता है। ठीक है, जब ये जुलाई पहुंच जाता है तो 22 से 25 डिग्री के बीच जब रहता है ये, तो उस समय इसकी स्थिति क्या कहलाती है, शिमला महानदी में इसकी पोजीशन होती है। क्या होती है, शिमला महानदी के बीच में इसकी पोजीशन होती है, उसे कहते हैं शिमला महानदी, इसीलिए इसे मानसून द्रोणी भी कहते हैं। आप पोजीशन समझ गए होंगे कि यहाँ से जो है देखिए 23.5 डिग्री में जो है मकर रेखा गुजर चुकी है, सॉरी कर्क रेखा गुजर चुकी है, और इसके ऊपर क्या है, ये देखो हिमालय क्षेत्र, ये हिमालय क्षेत्र रहेगा, ये एक मिनट, ये हिमालय, ये शिमला वाला क्षेत्र रहेगा। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन देख ली जाती है, तो ये इसकी पोजीशन क्या कहलाती है यहाँ पे, कब, जुलाई में 20 से 25 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है ना, अक्षांशी 20 से 25 डिग्री। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना, 20 से 25। अब भाई 23.5 के ऊपर मान ली 24 पहुँच गया तो यहाँ लगभग पहुँच गया जाके। इससे क्या होगा, इसे मानसून द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इसका मानसून द्रोणी कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, तापी निम्नदाब का क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है, तापी निम्नदाब का ये क्षेत्र स्थापित कर देता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मैंने बताया कि जो संपर्क क्षेत्र होता है, तापी निम्नदाब क्षेत्र होता है, निम्नदाब का क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो व्यापारिक पवनें, मैंने बताया ना कर्क रेखा, जैसे मान लीजिए सूर्य उत्तरायण हुआ तो व्यापारिक पवनें जो उपोष्ण पवनें हैं, पछुआ पवनें, उपोष्ण पवनें हैं, वो क्या करेंगी, वो हिमालय क्षेत्र को क्रॉस करके इधर पहुंच जाएंगी, तिब्बत के पठार को पहुंच जाएंगी, और ऊपर से ये ITCZ पहुंच गया। जब यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र उस पवनों के द्वारा मान लीजिए गर्म कर दी, यहाँ की पछुआ पवनें गर्म पवनें होती हैं, वो यहाँ पे जो इसका क्षेत्र के टेम्परेचर को बढ़ा दी तिब्बत को। जब टेम्परेचर बढ़ गया, समझना बात को, जब टेम्परेचर यहाँ का बढ़ गया तो ITCZ जो होता है निम्न दाब का क्षेत्र होता है, ये उस निम्न दाब के क्षेत्र को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। इस बात को दिमाग में रखना है, जो निम्न दाब का क्षेत्र यहाँ स्थापित हुआ, ये भी निम्न दाब का क्षेत्र ही है ITCZ। ये इस क्षेत्र को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। जब स्ट्रॉन्ग कर देगा तो काफ़ी समय तक वो क्षेत्र स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, निम्न दाब का क्षेत्र बना रहेगा, और पवनें ऊपर की ओर लगातार उठती रहेंगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा ऊपर की ओर जाके, या ऐसे घूम के फिर यहाँ पे ऐसे करके, या ऐसे करके भी रहता है। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है।
अब यहाँ पे ऐसे करके घूम के ऐसे करके ये प्रोसीजर चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है ना। फिर ये घूम गई, फिर ये घूम गई, ये सारा चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहता है। इस बात को समझ में ये दिमाग में आपके आया कि नहीं आया? ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तापी निम्नदाब के क्षेत्र को जो वहाँ पे और ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब मैं बताऊँगा कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कुछ मानसून पवनें होती हैं, ठीक है ना। अरब सागर यहाँ पे BOB हो गया और यहाँ पे अरेबियन सी हो गया। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कुछ क्या होती, मानसूनी पवनें होती हैं। क्या होती, मानसूनी पवनें होती ही नहीं होती यहीं से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। अब ये ITCZ क्या कर देता है, इन पवनों को खींच के अपने पास ले आता है। क्या कर देता है, इन पवनों को खींच के अपने पास ले आता है और वहाँ पर भारी वर्षा कर देता है। इस बात को दिमाग में रखना कि मानसूनी पवनें और बे ऑफ बंगाल की जो पवनें होती हैं इनको खींच के अपने पास ले आता है और वहाँ भारी वर्षा कर देता है। इस बात को दिमाग में रखना कि मानसूनी पवनों और अरब सागर और बंगाल खाड़ी की मानसूनी पवनों को खींच के लाता है और वहाँ पे क्या कर देता है, भारी वर्षा का कारण बन जाता है। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई, समझ में आई? मैं ऐसा करता हूँ आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अब बंगाली खाड़ी में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि चक्रवाती अवदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब चक्रवात क्या होता है, इस बात को दिमाग में समझना पड़ेगा। चक्रवात क्या होता है, अंदर क्या होता है, लो प्रेशर रहेगा, 12 हाई प्रेशर रहेगा। अब हमेशा रेंज क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। ये अब मान लीजिए बे ऑफ बंगाल में क्या हो, चक्रवाती अवदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, चक्रवाती अवदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चक्रवाती अवदाब कैसे उत्पन्न हुआ, अब यहाँ पे जो है मान लीजिए, अब चक्रवाती अवदाब कैसे बनेगा, जब चारों तरफ से यहाँ पे एयर ऐसे करके आएगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ पे आते हैं, बे ऑफ बंगाल में आते हैं। इसी का रीज़न क्या बताते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे है मान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि गर्मियों में क्या हो, जल्दी से गर्म हो जाता है, लेकिन भूमि जल्दी से गर्म नहीं होती है, लेकिन तुरंत ठंडी भी जाती है। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है अंदर की ओर यहाँ पे, और ये बाहर मतलब हाई प्रेशर रहेगा, लो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जब पवनें चलती है तो यहाँ पे एक प्रकार का चक्रवाती अवदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब चक्रवाती अवदाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो ये क्या कर देता है, चक्रवाती अवदाब जब एंटर करता है ITCZ में तो क्या करता है, मैदानी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। तो जब चक्रवाती अवदाब ये ITCZ में एंटर करेगा तो ये मैदानी क्षेत्रों में, ये मैदानी क्षेत्र ना पूरे, ये मैदानी क्षेत्र है, ये एक मिनट, ये मैदानी क्षेत्र, ये जब चक्रवाती अवदाब जो है ITCZ में प्रवेश कर देता है तो ये मैदानी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है। इस बात को दिमाग में रखना है कि बंगाल खाड़ी में बनने वाले चक्रवाती अवदाब जब ITCZ में प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, ITCZ में जब प्रवेश कर देता है तो वहाँ पर क्या हो, गंगा के मैदानी भागों में भारी वर्षा होती है। इस बात को दिमाग में रखना कि बंगाल खाड़ी में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। जब चक्रवाती अवदाब जो होता है ये ITCZ खींचता अपनी ओर, रहता है ना, मानसूनी पवनों को अपनी ओर खींचता है। बंगाल खाड़ी और अरब सागर की बनी जो मानसूनी पवनें होती हैं उनको अपनी ओर खींचता है। जब खींचेगा अपनी ओर तो ये क्या कर देता है, इसको अपनी ओर खींच लेगा, तो चक्रवाती अवदाब जो बनेगा उसको अपनी ओर खींच लेगा। ये एक प्रकार का अट्रैक्शन जोन होता है कि चीज़ों को खींच रहा है, आओ आओ हमारे पास आओ, ऐसे करके खींच रहा है। अब ये खींच लेगा अपने पास, जब अंदर चला जाएगा इसको तो वहाँ पर जो है भारी वर्षा का क्षेत्र, भारी वर्षा का जो है रीजन उत्पन्न कर देता है। कहते हैं यहाँ भारी वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैदानी क्षेत्रों में कभी कभी भारी वर्षा कारण के ITCZ द्वारा बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में बने चक्रवाती अवदाब को अपनी ओर खींच लेना ही भी होता है, ठीक ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको मानसूनी ब्रस्ट के बारे में बता देता हूँ, फिर इसके बाद आज क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे और कल की क्लास में हम लोग जो है अवदाब के बारे में, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अल नीनो पढ़ेंगे और ला लीनो पढ़ेंगे, ठीक बच्चे। मानसून ब्रस्ट क्या होता है ये इस कर लेते हैं। अब मैं बताऊँ आपको, अभी मई गुजरने वाला है, मतलब मई जाने वाला है। आज कितना तारीख है, आज 26 तारीख है, ठीक है। मई बस जाने वाला है और जून आने वाला है। तो मई के अंतिम तारीख को और जून के पहली, मतलब स्टार्टिंग के महीने में मतलब मई की अंतिम तारीख 31 तारीख या 30 तारीख और जून का पहले तारीख को मौसम का अचानक, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मई के अंतिम तारीख को, जून के पहली तारीख को अचानक दक्षिण पश्चिम मानसून का मालाबार के केरल रीजन में प्रवेश करना, या मालाबार तट में प्रवेश करना, मालाबार के केरल रीजन में प्रवेश करना मानसून ब्रस्ट कहलाता है। इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना।
कि मई के अंतिम और जून के प्रारंभिक मतलब पहली तारीख को मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून का अचानक आकर केरला के तट में, मालाबार तट के केरला में प्रवेश करना क्या कहलाता है? मानसून ब्रस्ट या मानसून अस्फोट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? अस्फोट कहलाता है। तो ये होता कैसे है, ये रीजन क्या होता है? मैंने बताया ना कि अब यहाँ पे क्या है, अभी मैं थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है? लो रीजन, लो प्रेशर का क्षेत्र स्थापित है। क्यों? ITCZ, पछुआ पवनों की वजह से। इसके बाद ये ऊपर की ओर गया और ये बंगाल से होता हुआ ऐसे करके, ये बंगाल के रीजन से होता हुआ ये कोलकाता होता हुआ ये यहाँ पे ऐसे करके आता है। और यहाँ पे जब यहाँ पे जो ये क्या है, ये भूमध्य रेखा क्रॉस कर देता है, ये अवतलित होती है। ये जो ऊपर से आई एयर है ये अवतलित होगी। अवतलित होने के बाद यहाँ पर जो है क्या है? मिस्करनीज है। मिस्करनीज क्या है? मिस्करनीज ये उच्च दाब का क्षेत्र है, जो कि ऑस्ट्रेलियन का एक द्वीप है, उच्च दाब का क्षेत्र है। उच्च दाब के क्षेत्र की वजह से यहाँ पे क्या होता है? सोमालियन जेट मिल जाती है आपको, सोमालियन जेट, ठीक है ना। जिन्हें क्या कहते हैं? दिशा निर्देशन जेट भी बोलते हैं। इस जेट की वजह से इसका दिशा परिवर्तित हो जाता है और फिर ये ऐसे करके पहुँच जाता है। दिमाग में समझना आपको, लो प्रेशर का क्षेत्र है, ये ऐसे करके आया कलकत्ता होते हुए, ये जो है कलकत्ता के क्षेत्र से होते हुए यहाँ पे जो है चेन्नई होते हुए, बेंगलुरु होते हुए क्षेत्र यहाँ पे ऐसे करके आया। और ये क्या हुआ? यहाँ पे अवतलित हुआ, क्योंकि 0 डिग्री का क्षेत्र था, ये भूमध्य रेखा का था, अवतलित हुआ। यहाँ पे जो है ये दक्षिणी हिंद महासागर है, ये ऐसे करके यहाँ पे क्या? ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे ये मिस्करनीज है, सारी चीज़ें बता दूंगा आपको। मिस्करनीज, एक मिनट, ये मिस्करनीज है, करनीज, ये क्या? मिस्करनीज हाई प्रेशर का क्षेत्र है। ये आया यहाँ पे, ये है सोमालियन जेट है, सोमालियन या फिडलैंडर सोमालियन जेट, ठीक, जो क्या करेगा? इसका दिशा निर्देशन का काम करेगा। अब ये यहाँ पे जो है क्या करेगा बच्चे? लो प्रेशर आया यहाँ पे, पछुआ पवनें आई, ठंडी हुई, ठीक है। क्या है? पछुआ पवनें हैं, सॉरी पूर्वी जेट है। क्या है? पूर्वी जेट है। नीचे की ओर आई, अवतलित हुई, भूमध्य रेखा क्रॉस करी, अवतलित हुई। अवतलित होने के बाद यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया। ये इसको जो है धक्का देगी कि ऊपर जो जाओ। अब सोमालियन जेट इसका दिशा बदल देंगी, क्या कर देंगी? दिशा बदल देंगी और यहाँ पे पहुँच जाएगा क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून ये मालाबार तट में पहुँच जाएगा। अब जैसे ही मई के अंतिम में जून के प्रारंभ में ये मालाबार के तट पे पहुँचता है, मालाबार तट के केरल में पहुँचेगा 1 तारीख को। देख रहे हो आप यहाँ पे 1 तारीख को, 1 जून को ये पहुँच जाता है। मतलब ये आदर्श कंडीशन है। 1 जून के पहले भी हो सकता है, मैंने बताया 31 तारीख, 30 तारीख, 30 मई को, आज 25 तारीख है, ये भी हो सकता है। और ये बाद में भी हो सकता है, 5 जून, 6 जून, 8 जून कभी कभी हो जाता है। तो ये आदर्श कंडीशन क्या है कि 1 जून को ये केरल के मालाबार तट में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच जाएगा। कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच जाएगा। ये आदर्श कंडीशन है। कभी कभी नहीं पहुंचता है, इस बात को दिमाग में रखना है। कभी कभी नहीं पहुंचता है, इस बात को दिमाग में रखना है कि आदर्श कंडीशन इतनी होती, लेकिन कभी कभी नहीं भी पहुंचता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होती? पछुआ पवनें, जो जेट पवनें होती हैं, ठीक है ना। तो अब ये क्या होगा? ये चीज़ आप समझ में आ कि ये इसको दिशा बदल दी और दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पे प्रवेश करके, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मानसून ब्रस्ट बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैं चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। अब इसकी आदर्श कंडीशन क्या होती है? मतलब समय से पहुँचना, कि 1 तारीख को, 1 जून को ये पहुँच गए यहाँ से केरल के क्षेत्र से। इसके आगे ये फिर 5 जून को ये क्षेत्र से पहुँचा, फिर आगे जो है आगे बढ़ा, 3 शाखाओं में बटा ना, आगे वाला बढ़ा जो है 10 जून को, फिर एक चौथी शाखा है बटी 20 जून को, एक 5वीं शाखा बटी ये 1 जुलाई, और जो अंतिम शाखा रहती है वो 5 जुलाई रहती है, जो कि राजस्थान के क्षेत्र से होकर बहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उत्तर भारत में 2 शाखाएं लगभग इंटरसेक्ट कर रही हैं आगे। एक जो है 10 जून को, एक 20 जून को। 10-20 जून के बीच में यूपी में बारिश का माहौल बन जाता है। कैसे? ये है अरब सागर की शाखा है। अभी जो है बंगाल खाड़ी शाखा से भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये ऐसे करके मानसून प्रेस करता है। ये सिस्टमेटिक तरीके से मैंने बता दिया था कि पहले 1 जून, फिर 5 जून, 10 जून, 20 जून, 1 जुलाई और 15 जुलाई को अंतिम समय रहता है जब ये मानसून पहुँच के निकल चुका होता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या होता है? प्रत्यावर्तन, मानसून का प्रत्यावर्तन होता है
जिसे बोलते हैं क्या, अरब सागर, दक्षिण पश्चिमी मानसून को उत्तर पूर्व का मानसून बोलते हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु नहीं शरद ऋतु में आपको देखने को मिलता, शीत ऋतु में आपको देखने को मिलता है। शीत ऋतु मानसून बोलते हैं, जिसे उत्तर पूर्व का मानसून भी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद जो अगली क्लास हमारी रहेगी मानसून की शाखाएं, मैंने बताया 2 शाखाएं होंगी, बंगाल खाड़ी शाखा, अरब सागर शाखा। बंगाल खाड़ी में मुख्यतः 3 शाखाएं होंगी। बताऊंगा कि एक केरला क्षेत्र से निकल जाएगी, एक जो है केरला क्षेत्र से निकल के चली जाएगी, एक जो आपको जो है कर्नाटका मतलब एक मालाबार तट, कोंकण तट, एक जो आपको यहाँ पे जो है कठियावाड़ का क्षेत्र का मिलेगा। 3 शाखाएं मुख्यतः मिलेंगी। और कहाँ कहाँ पे बारिश होगी, कैसे कैसे बारिश होगी, इसके बाद मैं ये भी बताऊँगा कि बेस्ट छाया प्रदेश क्या होता है, क्योंकि ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, पूरा रीजन क्या कहलाएगा, ये पूरा रीजन क्या है, ये पश्चिमी घाट है, सह्याद्री जिसे बोलते हैं, लगातार रहती हैं, ये ऊंचाई तक जाता है और बारिश इधर सबसे ज़्यादा हो जाती है। इधर जो बारिश होती है इधर साइड में, मतलब जो आपको मिलेगा पश्चिमी घाट के, पश्चिमी जो घाट है पश्चिमी घाट के इस साइड में, इधर साइड में ज़्यादा बारिश हो, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है। लेकिन तमिलनाडु क्षेत्र में बारिश नहीं हो पाती। इसका रीजन क्या है, बेस्ट छाया प्रदेश है। पहला रीजन ये हो जाता है क्योंकि उधर बारिश मतलब उधर जो है तापमान जा नहीं पाता, मतलब उधर मानसून जा नहीं पाता है, उधर जो है बारिश नहीं हो पाती है। और दूसरा रीजन निकल के आपको ये आएगा कि जब आपको अरब सागर की शाखाएँ होती हैं, इसके समानता चली जाती हैं, तब भी बारिश नहीं होती। 2 रीजन मुख्यतः निकल के आते हैं बेस्ट छाया प्रदेश के, उसको मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूँगा, आपको बता दूँगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी, आपको कंटेंट अच्छा लगा, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। बच्चों ये आपसे जो है ये इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो दोस्त नहीं पहुंच पा रहे, जो बच्चों को कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, उनको भी समझ से मिल जाए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जब आप दूसरों को बताएंगे, उनके पास कंटेंट पहुंचेगा, तभी तो उनको पता चलेगा कि नहीं हम वाकई में आज पढ़ा के आ रहे हैं, क्या हम पढ़ा रहे हैं। जब तक उनको आप बताएंगे नहीं, उनको पता नहीं चल पाएगा। तो आपसे यही है कि आप अगर आप चाहते हैं कि सर को हम कुछ सर के लिए भी कुछ करें, सर हमारे लिए कुछ करते हैं, तो हमको भी लगता है कि सर के लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। तो मुझे आप बस इतना कर दीजिए मेरे लिए, या आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 4 हैं, 8 को शेयर करिए, 8 16 को शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो लाइक करिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते अगली वीडियो। जय हिंद।